समस्त को नमस्कार। मैं उड़ीसा विधानसभा की स्पीकर सुरमा पाढ़ी बोल रही हूँ। आज माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी प्रेस ले रहे हैं। इससे पहले मैं परिचित करवाती हूँ। यहाँ मंच पर है माननीय श्री ओम बिरला जी, जिन्होंने सन 2019 और 2024 ऐसे कोटा, राजस्थान की कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्लियामेंट जीतते हुए 2 बार लोकसभा के स्पीकर के नाते कार्यरत है, अभी दूसरी बार। और शायद श्री बिरला जी पहला ही ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने 2 बार लोकसभा का स्पीकर जैसे गरिमामय पदवी पर अधिष्ठित हैं। इनके बगल में पूर्व में रही केंद्रीय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, वर्तमान में संसदीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संसदीय कमेटी के अध्यक्ष हैं माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते जी। इनके बगल में उड़ीसा विधानसभा के सचिव माननीय सत्यव्रत राउत जी हैं और मेरे बाईं तरफ लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री उत्पल कुमार दत्त जी उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मोर ओडिशार प्रेस भाई माने तथा संसद टीवी एवं अन्य केंद्रीय नेशनल मीडिया पर्सन समस्त को मैं स्वागत करुँची। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय ओम बिरला जी, आप प्रेस को संबोधन करें। इससे पहले हमारे लोकसभा अनुसूचित जाति और जनजाति कमेटी के अध्यक्ष माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी अपना वाणी रखेंगे। सबको नमस्कार। विशेष तौर से आज 29 और 30 ये 2 दिनों का ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुसूचित जाति और जनजातियों का कल्याण संबंधी समिति है, उसका ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ उड़ीसा में भुवनेश्वर, और इसमें हमारे लोकसभा के स्पीकर आदरणीय बिरला जी की उनकी पूरी अनुमति और उनके आदेश से पूरा कार्यक्रम में आज विधिवत संपन्न हुआ है। और इस कार्यक्रम में हमारे उड़ीसा विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं उमा पाणी जी, उनका ये सारे देखरेख में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और उनके सचिवालय का, हमारे लोकसभा सचिवालय का फल जी, और विशेष तौर से माननीय अध्यक्ष जी हम सबको और हमारे पूरी प्रेस को वो कहने वाले हैं। परंतु प्रारंभिक तौर से मैं कि कल जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 29 तारीख को, तो हमारे देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और इस लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और इस कार्यक्रम में उड़ीसा प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे अजी जी कल उपस्थित थे, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे राज्यसभा के उपसभापति कल पूरे समय हमारे इस कार्यक्रम में थे। और इसके साथ साथ मैंने कहा कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष केंद्र सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जुएल ओराम जी, जो हमारे जनजाति कल्याण मंत्री हैं, उनका भी कल मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और हमारे भारत सरकार में जो शिक्षा विभाग का काम देखते हैं ऐसे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे इस कार्यक्रम में उनका भी कल मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं कि देश के लिए
हम दिल्ली से बाहर निकल करके पहली बार अनुसूचित जनजाति और जातियों के बारे में, अगर समितियों के बारे में, राज्य विधान सभाओं की समितियों के बारे में कोई इस प्रकार का राष्ट्रीय सम्मेलन अगर कोई संपन्न हुआ है, तो इसका पूरा श्रेय मैं हमारे लोकसभा स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी को देता हूं कि उनने जनजातीय समाज, अनुसूचित समाज, ये दो वर्ग मिलकर के इस कमेटी के अंदर काम करते हैं। कुछ राज्यों में दोनों कमेटियां एक साथ काम करती हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति की कमेटियां हैं और जनजाति के साथ साथ अनुसूचित जाति, ये दो अलग अलग समितियां हैं। कुछ राज्यों में संयुक्त रूप से काम करती हैं। थोड़े कुछ राज्य अपवाद स्वरूप है, कुछ राज्य रह गए हैं जहां पर एसटी, एससी और ओबीसी, तो ये संयुक्त रूप से सामाजिक न्याय की रिधि में तीनों जो समाज के लोग हैं वो आते हैं। और ऐसे कुछ राज्यों में अपवाद स्वरूप एक आध दो राज्य होंगे जहां पर इस प्रकार की समितियां हैं। परंतु एक अच्छी प्रसन्नता का विषय ये है, इन 2 दिनों में कल से आज तक 19 राज्यों के लोग और एक यूटी हमारा दिल्ली, जिसमें 20 राज्यों के लोग उपस्थित थे, प्रतिनिधि। हमारी संसदीय कमेटी जो लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे लोकसभा से 20 माननीय सदस्य रहते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा के हमारे 10 मेंबर रहते हैं। ऐसे संयुक्त रूप से एक संसदीय समिति जो बनी है आदरणीय बिरला जी के नेतृत्व में, वो समिति काम कर रही है। उनमें से हमारे सदस्य 18 ऐसे मेंबर आए थे, उनमें से 8 सदस्यों ने इस पूरे कार्यक्रम में जिनने सुझाव दिए, भागीदारी की। 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर सभापति हमारे राज्यों के, राज्य विधानसभाओं के, उनके सभापतियों की भागीदारी हुई। कुछ उपसभापति हैं, उनकी भागीदारी हुई। हमारे राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, ऐसे राज्य सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं, राज्य विधानसभाओं के, उनका भी पार्टिसिपेशन हुआ है। ऐसे बड़ी संख्या में, अगर मैं कहूं कि त्रिपुरा जैसे प्रदेश से लोग आए थे, मेघालय, आसाम, आप केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, यहां कर्नाटक, अगर ये पहाड़ी क्षेत्र आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अगर इधर इंडिया के अंदर देखें तो हमारे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारे उड़ीसा प्रदेश के मंत्रीगण यहां उपस्थित थे और हमारे विधायक। ये कल के जो कार्यक्रम हुआ उसमें इस प्रकार की पूरी गतिविधियां रही। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव कल आए हैं और आज समापन के अवसर पर उड़ीसा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी का आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। समापन समारोह आज उनके हाथों से हुआ और आज बाकी हमारे लोकसभा स्पीकर साहब का भी आज इस यूनिटी सेशन में उनका बहुत प्रभावकारी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हमारे राज्यसभा के उपसभापति जी का भी, हमारे विधान सभा उड़ीसा के अध्यक्ष जी का, और आज हमारे डिप्टी सीएम हमारे जो उड़ीसा से हैं बहन, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। संसदीय कार्य समिति के हमारे डॉक्टर साहब का, उनका कार्यक्रम, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और हमारे यहाँ के उड़ीसा प्रदेश के जो सभापति है भास्कर जी, उनका भी। ऐसे आज के समापन सत्र में एक जरूर मैं कहूंगा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस पूरे कार्यक्रम को जिस प्रकार के आयोजित करने का उनने एक विचार किया, विशेष तौर से अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए, और इसलिए मैं बार बार इस बात के लिए बधाई देता हूं अध्यक्ष जी को कि इस पहले अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं
कि आप लोगों को भी ध्यान में आया होगा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय इन वर्गों के लिए जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संवैधानिक दृष्टि से जो प्रावधान किए हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी पर 15% एससी का, 7.5% एससी का, ये जो प्रावधान और बाकी हमारे जितने भी सीपीएससी है देश भर के, उनके अंदर उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी पर, उनके संरक्षण के बारे में, प्रमोशन के बारे में और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जहां जहां पर भी हमारे पास जो विषय आए हैं, ऐसे देश भर में बैंकों के बारे में लगभग 32 ऐसे मंत्रालय भारत सरकार हो या राज्यों के अंदर हो, उनके अंदर भी हमने जहां भी ऐसा अनुभव आया है, विशेषकर कल एक उल्लेख हुआ है, कल आदरणीय धर्मेंद्र जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन उन्हें किया है, उसका भी उल्लेख यहाँ हुआ है। और इसलिए मैं आप सब प्रेस के मित्रों को कहूंगा कि हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं प्रारंभिक तौर से जो कल 29 को प्रारंभ होकर के आज 30 तारीख को ये समापन हुआ है, इससे 2 दिन की जो गतिविधियों के बारे में मैंने आप लोगों को ये जानकारी देने का प्रयास किया है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। उड़ीसा की इस आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति कला की धरती पर भारत की संसद की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और राज्य विधानसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण परिषद की दोनों संसदीय समितियों की बैठक सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन आज समापन हुआ। ये सम्मेलन 25 वर्ष बाद ये सम्मेलन हो रहा है। उसके पहले 1976 में सम्मेलन हुआ, 97 में हुआ, 83 में हुआ, 87 में हुआ और 2001 में हुआ और दिल्ली से बाहर ये पहला सम्मेलन हो रहा है। ये सम्मेलन राज्य और केंद्र विधानमंडल, जो संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा की दोनों की ज्वाइंट कमेटी होती है, उनके आपस में विचार, अनुभव, उन समितियों की बेस्ट प्रैक्टिसेज और नवाचारों का साझा करना, ताकि किस तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिनको कुछ संविधान में प्रावधान है, जिनको विधायी अधिकार भी है, उन संविधान और विधायी अधिकारों का संरक्षण करते हुए उनकी योजनाएं, चाहे राज्य की योजना हो चाहे केंद्र की योजनाएं, कि केंद्र और राज्य की दोनों मिलाकर योजनाएं, उन योजनाओं की समीक्षा करना और उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए एक समतामूलक समाज के निर्माण में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार था कि समाज के वंचित लोगों के कल्याण के लिए उनको समानता, न्याय का मौलिक अधिकार मिले, इसके लिए संसदीय समिति मिलकर काम करती है। क्योंकि राज्य विधानसभा के अलग संप्रभुता है और केंद्र विधानमंडल की अलग संप्रभुता है, लेकिन दोनों संसदीय समितियों के काम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए है। इससे कई राज्यों के अंदर इन कमिटियों ने नए इनोवेशन किए, अच्छे बेहतर काम किए। केंद्र के अंदर फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी के नेतृत्व में ये संसदीय समिति लगातार बजट
आवंटन के बाद जिस मद के लिए बजट आवंटन हुआ है उसके क्या परिणाम आए, बजट आवंटन ठीक हुआ नहीं हुआ, उसके अलावा कई बड़े फैसले जिसमें विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर के अंदर, राजकीय उपकरण सेक्टर के अंदर इसी संसदीय समिति के फैसलों से रिजर्वेशन मिला। इसी संसदीय समिति के फैसलों से 1.5 लाख लोगों का नियमितीकरण हुआ। ऐसे बहुत सारे फैसले संसदीय समिति ने किए जो सरकार ने उनके सुझाव को माना। पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा की कमेटियों का काम चर्चा कर स्टेक होल्डरों से चर्चा कर उन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्टेक होल्डरों, वहां के लोगों से चर्चा कर और कमेटी रिकमेंडेशन करती है और सरकार की कोशिश रहती है कि उन सिफारिशों को माने। लेकिन सरकार सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये कमेटी रिकमेंडेशन करती है और सरकार इन कमेटियों के सुझावों को मानती है, क्योंकि ये व्यापक चर्चा होती है संसद के अंदर या राज्य विधानसभाओं के अंदर। ये मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, जहां पर दलगत से ऊपर उठकर चर्चा होती है और सभी वर्गों को जो प्रभावित लोग हैं उनसे चर्चा होती है। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि केंद्र और राज्य विधानसभाओं में जो संसदीय समितियां इस तरीके का समान रूप से काम कर रही है, उनके सम्मेलन को आयोजित करना और उसमें एक बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाना। उसी के साथ हमारी कोशिश ये भी रहती है कि एक समान एजेंडा राज्य और केंद्र का हो। और इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है जिन पर राज्य और केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी और एक विजन 2025 भुवनेश्वर, एजेंडा 2025 भुवनेश्वर, जिसको हम आगे लेकर जाएंगे और किस तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण को और व्यापक रूप से उनकी जो कुछ भी उनकी चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उन चुनौतियों कठिनाइयों का भी समाधान करना और उनके कल्याण के लिए और उनके जो संवैधानिक और उनके विधायी अधिकार हैं उनको पूर्ण रूप से मिलाने के लिए संसदीय समिति काम करेगी। संसदीय समिति जहां स्टेक होल्डरों से चर्चा करती है, समय समय पर संसदीय समिति फील्ड में जाकर जिस मद के लिए ये पैसा आवंटन हुआ था, जिस सामाजिक कल्याण के लिए धन आवंटन हुआ था, उसका ठीक से व्यय हो रहा नहीं हो रहा है, और ये भी समीक्षा करती है कि जो योजनाएं लागू की गई है वो योजनाओं से कितना आर्थिक सामाजिक कल्याण हुआ, ताकि सरकार को सुझाव दे सके योजनाओं में परिवर्तन करने के लिए या नई योजनाओं को लागू करने के लिए। मैंने पूर्व में कहा संसदीय समितियों का काम सुझाव देने का है, लेकिन परंपरा ये रही है कि संसदीय समितियों की अधिकतम सिफारिशों को सरकार मानती है और उसको एग्जीक्यूशन करती है। और इसीलिए राज्यों के अंदर भी ये संसदीय समितियां प्रभावी रूप से काम कर सके। इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट का काम ये होता है कि एक बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर हम किस तरीके से राज्य की संसदीय समितियों को भी और बेहतर काम करने की, कार्यकुशलता को बेहतर करने की, नए इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी को उसको अपनाते हुए वह भी राज्य के अंदर लोगों का अधिकतम कल्याण करें। और क्योंकि भारत सरकार समय समय पर इनके कल्याण के लिए काम करती है और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित आयोग, ये भी समय समय पर आयोग भी जब कोई घटना घटती है या कोई विशेष परिस्थिति होती है तो आयोग भी अपना काम करती है और उसके साथ प्रशासनिक रूप से भी
जहां SC/ST के रिजर्वेशन नहीं मिलते या कोई कमी रहती है, उसमें आयोग भी काम करता है, संसदीय समिति भी उसकी समीक्षा करती है। और इसका मकसद एक ही है कि समाज के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण, उनके व्यापक अधिकार और उसके साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ उनके जीवन में परिवर्तन करना। और संसदीय समिति कार्यपालिका की निगरानी और सरकार की जवाबदेही भी तय करती है। इसलिए संघ और राज्यों का संयुक्त एजेंडा 2025 सभी संसदीय समितियां राज्य के अंदर अपनी सरकारों से और केंद्र की संसदीय समिति केंद्र के सरकारों से और विचार विमर्श कर एजेंडा 2025 भुवनेश्वर लागू होगा। उससे निश्चित रूप से देश के अंदर, राज्य के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए और उनकी योजनाओं की समीक्षा के साथ उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी। साथियों, लोकतंत्र के अंदर चाहे राज्य की विधानसभा हो, चाहे केंद्र की विधान मंडल हो, लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही इन संस्थाओं के प्रति होती है। और संसदीय समितियों में क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और इसीलिए जनप्रतिनिधि जमीनी हालातों का समीक्षा करते हैं और जमीनी हालात की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। संसदीय समितियों में सभी दल के लोग होते हैं और सभी दल के लोगों के विचार वहां पर आते हैं। इसलिए हमारी कोशिश हमेशा रही है कि संसदीय समितियां दल से ऊपर उठकर समाज और देश के में व्यापक काम करें। और मेरा मानना है कि ऐसे संसदीय समितियों के सम्मेलन से एक व्यापक विचार विमर्श से नए इनोवेशन, नए विचार, नए अनुभव, बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करने से हम देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए व्यापक काम कर पाएंगे। इसमें कुछ विषय, कुछ एजेंडे के विषय वो सरकार से चर्चा करने के बाद उस एजेंडे के विषय को लागू करेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि संविधान के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को व्यापक अधिकार दिए हैं। इसी तरीके से संसदों के अंदर और विधान मंडलों के अंदर भी अपनी अपनी विधानसभा और संसद ने भी व्यापक विधायी अधिकार इन समितियों को दिए हैं। इसलिए इन संसद और राज्य की विधानसभाओं को मिलकर काम करना होगा। और कई बार कानून बनाते समय राज्य की विधानसभा और केंद्रीय मंडल, विधानमंडल जिसको लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, वो दोनों मिलकर कई कानून की बनाते समय भी उसका भी सुझाव देते हैं ताकि एक बेहतर कानून बन सके। कानून बनने से लोगों का और कल्याण हो सके। इसके लिए समय समय पर राज्य विधानमंडल और लोकसभा, राज्यसभा आपस में चर्चा संवाद करते समय जब कानून बनाएंगे, कानून में लोगों के अधिकतम सुझाव आएंगे तो बेहतर कानून भी बनाने का विचार सरकारें करती है। उसमें इन कमेटियों के इनपुट उनके कानून बनाने में विशेष रूप से काम आते हैं। संसदीय समितियों के सुझाव से कई कानून भी बने, संविधान में संशोधन भी हुए, राज्यों में भी कानून बने। इसी तरीके से संसदीय समितियों का इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट का भी रूप दिया जाता है और संसदीय समितियों में दल से उठकर पर व्यापक चर्चा करने का समय होता है ताकि हर एजेंडे पर, हर विषय पर ज्यादा ठीक से आकलन और समीक्षा इन संसदीय समितियों में होती है। मैं इस संसदीय सम्मेलन के आयोजन के लिए
उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाटिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने एक बेहतर आयोजन किया और अधिकतम राज्यों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में आए। मुझे आशा है भगवान जगन्नाथ की कृपा से इन संसदीय समितियों के माध्यम से हम समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का और कल्याण की कार्य योजना बना पाएंगे। कोई विषय आपका? स्पीकर साहब जी, बात ऐसा है, जितना